नमस्कार, स्वागत है आपका बजट अड्डा में। और बजट अड्डा इसलिए क्योंकि अब हम बजट के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं और देश के तमाम अलग अलग वर्गों के लोगों की, मिडिल क्लास की ये उम्मीदें जाग जाती हैं कि इस बजट में उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पिटारे से निकल के आएगा। कई बार निराशा होती है, कई बार मिलता भी है, लेकिन हर बार एक उम्मीद जो पिछले 2014 से लगातार बनी हुई है टैक्स पेयर्स की, कि उनको कुछ राहत मिले, जो लोअर बेस है टैक्स रेट वाला उसको थोड़ा ऊपर किया जाए, जिसमें ट्वीकिंग तो हुई लेकिन वो 2.5 लाख की लिमिट आज तक नहीं बढ़ी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आपकी ज़िंदगी को सीधे तौर पे असर डालती हैं और जिनका ऐलान सुनने के लिए हम बजट का इंतज़ार करते हैं। आज उसी पे बातचीत करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रोज़गार से संबंधित है, डिमांड कैसे जनरेट हो, सीधे तौर पे हमको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी और गूढ़ बातों से हट के सीधे हमारी आपकी लाइफ को टच करने वाली बातों पे चर्चा होगी आज बजट अड्डा में। हमारे साथ जो मेहमान मैं आपसे उनका परिचय कराऊँ, हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स गुरु शरद कोहली जी हैं, और किसी परिचय के मोहताज आप सब इनसे जानते हैं और बहुत बड़े समर्थक हैं कि ये 80C को बढ़ाया जाए। सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं, MD एंड CEO हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के, और जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आम आदमी है, जो बहुत सारे करोड़ों निवेशक नए जुड़े हुए हैं, उनके हितों के लिए उनकी लाइफ को क्या फ़ायदा हो सकता है बजट में, उनसे बातचीत होगी। साथ ही अदिति नायर जी हमारे साथ हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की। नंबर्स तो क्रंचिंग करती हैं अदिति जी, लेकिन ये भी बताती हैं कि वो रोज़गार कहाँ से पैदा होंगे, ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए जिससे आम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। और साथ ही शुभम भट्टाचार्य जी हैं जो एक समीक्षक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि फोकस होना चाहिए कहाँ पे, दरअसल किस जगह पे ज़्यादा हिट किया जाए तो फ़ायदा हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें हों जैसे आम आदमी के जीवन में असर पड़ने वाली चीज़ें हम लोग देख सकें। कोई बहुत टचिंग इशू होता है जब हम लोग टैक्स की बात करते हैं, है ना, और लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई अब तो कुछ राहत दीजिए। उम्मीद करनी चाहिए कुछ कि हम लोगों को कुछ मिलेगा, टैक्स में छूट वूट मिलेगी, बढ़ेगी, 80C को कुछ इंक्रीज़ किया जाएगा क्या? मैं नीरज एक टैक्स पेयर से बात कर रहा था, उसने मुझे बड़े भावात्मक अंदाज में 2 लाइनें बोली, तो वो आपको वो बयान कर देंगे वो क्या कहना चाहता था। वो उसने बोला, ना डिडक्शन, ना एग्जेम्पशन, ना रिलीफ, फिर भी पिछले चंद बजटों की हम कर जाते हैं तारीफ। तो 2014 से आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि ये सरकार ऐसा है कि हर बार आप उम्मीद रखते हैं पर सरकार ज्यादा डिडक्शन एग्जेम्पशंस में बिलीव नहीं करती है। और इसी ध्येय को दिमाग में रखते हुए ये जो न्यू टैक्स रिजीम आई थी कुछ टाइम पहले, तो वो पिक्चर निकलती है ना हॉल पर, तो बड़ी उम्मीदें होती हैं कि भाई बड़ी हिट होगी, लोग देखने जाएंगे, पर कई दफे वो फिल्म नहीं चल पाती। तो कुछ ऐसा ही हाल न्यू टैक्स रिजीम का हुआ। बहुत ज्यादा टेकर्स नहीं मिले उसको, लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स थी उनको नहीं छोड़ना चाहा। लोग नहीं चाहते थे कि हम इन्वेस्टमेंट बंद कर दें, और कमिटेड थे लोग हाउसिंग लोन के लिए 15-15 साल, 10-10 साल के लिए, NSC, PPF वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि सरकार को या तो न्यू टैक्स रिजीम, अगर सरकार इतना चलाना चाहती है तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस ले आए, अगर ऐसा नहीं करना चाहती तो मुझे लग रहा है ये आखिरी साल होगा नीरज फुल फ्लेज्ड बजट का। अगला तो पता नहीं हमें वोट ऑन अकाउंट मिलेगा या इंटरिम बजट होगा। तो एक पॉपुलिस्ट मेजर जितने भी होते हैं उसमें से एक पॉपुलिस्ट मेजर जो मिडिल क्लास को लाना चाहिए वो यह, पर इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा नीरज, जो शायद सरकार को रोकती है वो ये है कि इस बार जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं कुल मिला के पूरे देश में वो 7 करोड़ के आसपास है, जहां तक मेरे पास आखिरी जानकारी है और मेरे अपने अनुमान के हिसाब से। पर जिन लोगों ने नीरज असल में टैक्स दिया, जो मतलब जेब से जिनके पैसा गया सरकारी खाते में, उनकी गिनती मात्र 1.5 करोड़ है। अब आप 1.5 करोड़ के 4-5 फैमिली मेंबर जोड़ लीजिए तो 5-7 करोड़ हो जाता है। तो मुझे लगता है सरकार को या तो ये लगता है कि ये 5-7 करोड़ लोगों की बात है 130-40 करोड़ में, तो इट डजंट मैटर, उनको लगता है कि इतना फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये सच है कि जितनी भी मिडिल क्लास है उसको हर बार उम्मीद रहती है, पर उम्मीद पे कहीं ना कहीं जब भी बजट आता है वो पानी सा फिरते हुए दिख जाता है, क्योंकि सरकार स्पष्ट करती है कि हम डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं, हम तो टैक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई भी अगर करना है तो या तो टैक्स रेट्स कम किए जाएं, अगर टैक्स रेट्स नहीं कम कर सकते तो आप स्लैब के साथ छेड़ाखानी करिए, पर किसी ना किसी फॉर्म में रिलीफ नीरज जरूर आना चाहिए। इतनी इन्फ्लेशन से जूझी है ये देश पिछले 1 साल में,
मुझे लग रहा है उस इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अगर आप लोगों की जेब में पैसा डालेंगे, मुझे लग रहा है जिस कंजम्पशन की, जिस रिसेशन की हम दुनिया भर में आज चर्चा करते हैं, और उसका असर अगर भारत पर होगा, तो उस असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर लोगों के पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, तो लोगों की जेब में पैसा डालने का, नीरज, इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ टैक्स की रियायत दें, जो खासकर ये मैं सैलरीड वालों के लिए बहुत ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि उनके बेचारों के पास कोई चॉइस नहीं रहती है। बिजनेस वाला इधर उधर से तिकड़म करके कहीं ना कहीं बचा जाता है, पर सैलरी वाले को कट कटा के मिलती है, जितनी सैलरी बढ़ती है 30% सीधा सीधा केक की तरह कट जाती है। मुझे लग रहा है वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाइए, या रेट कम कीजिए, या स्लैब्स में चेंजेस करिए, या न्यू रेजिम को अट्रैक्टिव बनाइए। कहीं ना कहीं जो टोटल टैक्स पेमेंट आपके फॉर्म 16 में जी बिल्कुल करिए, कुछ तो करिए, बहुत जरूरत है। बिल्कुल, मैं दोबारा तो इसको और डिटेल में खोलूंगा मैं, लेकिन मैं एक चीज आपके सुर में सुर मिला के ये कहना चाहता हूं कि भले ही 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स फाइल भले ही 7 करोड़ करते हों, वही 1.5 करोड़ हैं जो बाकी चीजें चला रहे हैं। किसी को बुरा लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन किसी को सब्सिडी अगर मिल रही है तो यही 1.5 करोड़ लोगों से टैक्स ले ले चले, तो कम से कम इतना अन्याय नहीं होना चाहिए कि आप इनको कुछ ना दें, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलें। लेकिन इस बात को और तस्दीक कराते हैं अदिति से। अदिति जी, जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं ना कि महीने में इतना कमाया, इधर खर्चा उधर खर्चा, तो हर साल आमदनी बढ़ती है। क्या ये जो कोहली जी और हम मांग रख रहे हैं, आप भी रख रही होंगी, ये मांग पूरा करने के लिए हमारी जो घर की बजट है वो है इस लायक? 30% 40% हमको बताया जाता है कि इतना टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, इतना टैक्स तो बढ़ गया, तो कम से कम कुछ रियायत दी जा सकती है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से जो आप दोनों बोल रहे हैं वो अनवारंटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रिलीफ इस फ्रंट पे सामने अगले बजट में आएगी। क्या? जो टैक्स में ग्रोथ है, देखिए, सारी पर्सनल इनकम टैक्स में तो नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस में, कॉर्पोरेशन टैक्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, पर्सनल इनकम टैक्स में भी है, और साथ ही साथ जो जीएसटी कलेक्शंस है उसमें भी एक अच्छी बॉयंसी हमें देखने को मिली है। और इन तीनों सोर्सेज में हमें लगता है कि बजट एस्टिमेट से काफी बेहतर हमें पोजीशन देखने को मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ब्रॉडर पिक्चर को देखें और हम इंडिया की जो फिस्कल हेल्थ है उसे देखें और कंपैरिजन करें और सॉवरेन्स के साथ, तो जो एक फैक्टर है जिसमें इंडिया बहुत ही स्टैंड आउट करता है वो ये है कि हमारा टैक्स बेस बहुत नैरो है। तो इतनी कठिनाइयों के बाद जो टैक्स बेस थोड़ा बड़ा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो थोड़ा बेटर हुआ है, मुझे लगता है कि ये इसका रिवर्सल अभी गवर्नमेंट बहुत ही अनलाइकली है कि वो ज्यादा बड़े स्टेप्स लेंगे जिससे कि टैक्स बेस पे इम्पैक्ट आए, नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स पे इम्पैक्ट आए। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा राहत हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सिमिलरली जो हम टैक्स बॉयंसी की बात करते हैं, तो अगले साल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% के आसपास पे रह जाएगा इस साल के 15% से। तो अगर जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो साथ ही साथ में जो एक्सपेक्टेड टैक्स ग्रोथ है वो भी कम होगी। तो स्लैब्स को ऊपर करके थोड़ा रिलीफ देके उससे हम और ज्यादा अपनी टैक्स ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। तो मुझे उस फैक्टर पे भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो फिर अदिति, आपको क्या एरिया लगता है जहां पे रियायत दी सकती है? मैं इसको घुमा के रखता हूँ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन, कि आप चाहे मुझसे पहले खर्च करा लें या मुझे दे के खर्च करा लें, तो ये जो पहले खर्च कराने वाला है ना कि हम बहुत बड़े बड़े ऐलान करेंगे, कोरोना काल से लेके अब तक तमाम चीज़ें की गई हैं, लेकिन डिमांड जनरेट नहीं हो पाई, ये तो हकीकत है। बहुत सारे लोग यहाँ जो मार्केट कवर करते हैं वो देखते होंगे, जिस भी कंपनी से बात करिए तो मास सेगमेंट वाली कंपनी में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में है। जो लोग अरमानी के सूट पहनते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैंने 1-2 कंपनियों से बात की है, रोज़ बात करता हूँ, सब ये कहते हैं कि प्रीमियम में तो ग्रोथ आ रही है, मास में नहीं आ रही। तो अगर आप उनकी लाइफ्स को टच नहीं करेंगे, कोई रियायत नहीं देंगे, कोई पैसे नहीं देंगे उनको, किसी भी फॉर्म में दें, तो काम कैसे चलेगा? तो आपके हिसाब से कहाँ दी जा सकती है रियायत? ये नौकरी के जरिए चली दिलाइए मुझे, तो नौकरी कैसे देंगे हमें आप? नहीं, देखिए, जो मैथ सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें रूरल इकोनॉमी का भी तो बहुत बड़ा हाथ है, और वहां पे टैक्स फाइलर्स है भी इतने नहीं। तो नहीं, वहां किसी पे और तरीके से आप हमें फायदा पहुंचाइए, चलिए टैक्स मत काटिए। मेरे हिसाब से अभी जो सिचुएशन है उसमें टैक्स कम करने की जगह एक्सपेंडिचर को जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके और जितना ज्यादा ऐसे फोकस किया जा सके कि एक तो कैपेक्स पे
एलोकेशन बढ़ाएं और साथ ही साथ और स्कीम्स या पीएलआई एक्सेट्रा जहाँ पे अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए. तो आई थिंक दैट इज अ बेटर focus for fiscal policy right now than cutting taxes. ओके सुनील सर, कोई राहत की उम्मीद 50-50 हो गई है. आप कहाँ पे हैं, किस साइड में हैं, आप आदित्य के साइड में हैं या कोहली जी के साइड में? कैसे, मतलब मेरा ब्रॉडर क्वेश्चन ये है कि आम आदमी को कैसे रियायत मिलेगी, कैसे राहत मिलेगी? अगर मान लीजिए, मैं आदित्य से मैं सहमत भी हो सकता हूँ कि भाई आपकी वो सिचुएशन नहीं कि आप एकदम से टैक्स काट दें, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही तो उसका फायदा क्या होगा, अगले साल फिर दिक्कत में फंसेंगे. लेकिन आपको कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जहाँ पे आप हमको फायदा पहुंचाए, क्योंकि आप कंजम्पशन कराएंगे तभी टैक्स भी मिलेगा. जब कंजम्पशन ही नहीं हो तो टैक्स कहाँ से आएगा? तो बात दो तीन होती है. मैं आदित्य से मैं सहमत हूँ, क्योंकि और एक बात है कि आपने कहा कि 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मगर वो 1.5 करोड़ लोग जाके वोट नहीं करते हैं. ये 140 करोड़ की आबादी में है जो वोट करते हैं, वो ज्यादातर टैक्स पेयर नहीं है. तो ये टैक्स की राहत उनको वोट्स में कन्वर्ट नहीं होगी. ये पहली बात आपको याद रखना है. सेकेंड चीज, और 18-15 महीने हैं अगले इलेक्शन तक. लोगों की मेमोरीज बहुत शॉर्ट होती है. आज कुछ भी राहत दे दिया तो मई 2024 में इलेक्शन होगी तो ये सब भूल जाएंगे. तो ये अभी करने उनको उससे भी फायदा नहीं होगा. तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि 70% ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल इंडिया, जिनका टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं है, मगर उनके हाथ में कुछ देने की जरूरत है जो लॉन्ग लास्टिंग हो. और ये एक रोजगार का प्रोग्राम जहां से वहां नौकरी बढ़ा सके, क्योंकि नरेगा का भी अलोकेशन बढ़ा दिया तो वो बस पानी का जिसमें चला जाता है. तो मेरे ख्याल में राइट, गवर्नमेंट को ये लास्ट फुल बजट जो है उसमें कैपिटल क्रिएशन के लिए जो भी करनी चाहिए, वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, क्योंकि आपने अगर डेटा देखा ना तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के कारण उनको ज्यादा इनकम नहीं मिला है. अब 1 साल का टैक्सेशन है इक्विटी के लिए, 3 साल का डेट के लिए, 2 साल का हाउसिंग के लिए. तो एक रैशनलाइजेशन कर देंगे कि सभी का एक ही टाइम फ्रेम में हो, शायद 3 साल. वो एक बात हो सकती है जो एक पॉजिटिव मूड क्रिएट करती है कैपिटल मार्केट के लिए, जहां से फिर गवर्नमेंट के लिए फाइनेंसिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल मार्केट से एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है. सेकेंड बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी लगाया और एसटीटी भी लगा रहे हैं. ये 2 टैक्स क्यों? तो शायद एसटीटी को कुछ ये सब आंकड़े देखने पड़ेंगे कि कितना इनकम उनको आ रहा है. तीसरी बात मैं कहूंगा कि इस साल की जो बजट में तो फिस्कल डेफिसिट के लिए उनको अभी हाफ 6 मंथ्स का देखा, खाली 37% ऑफ फुल ईयर फिस्कल डेफिसिट ने खर्चा किया है. तो उनके हाथ में रूम है कुछ करने के लिए. अगले साल की प्रोजेक्शन भले ही 15% से 10% नॉमिनली गिर रही हो, फिर भी उनको बॉयंसी इन टैक्स कलेक्शन के कारण एक फिस्कल डेफिसिट को रीजनेबल कंट्रोल में रख सकते हैं ना. तो मेरे ख्याल में उसको वो इस्तेमाल करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ये 2 बड़े मुद्दे होंगे उनके पास, क्योंकि वही एक लास्टिंग इफेक्ट हो सकती है जो अल्टीमेटली उनको वोट्स चाहिए ना इलेक्शन जीतने के लिए. तो मेरे ख्याल में ये जो इनकम टैक्स पेयर्स को राहत थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकते हैं. ये एक विच विल गो लॉन्ग, बिकॉज साइकोलॉजिकली एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करेगी. इनकम में ज्यादा उनको नुकसान नहीं होगा. तो मेरे ख्याल में स्टिल वो एक पॉजिटिव फीलिंग करने के लिए शायद ये टिंकरिंग अराउंड द टैक्स रेट्स कुछ कर सकते हैं. कुछ से काम नहीं बनेगा सर. अच्छा, एक मिनट पहले आप मुझे मार्केट में बताइए, ये जो कैपिटल गेन्स का मामला चल रहा है कि रैशनलाइज कर दें 1 साल 2 साल 3 साल वाला, ये इसको लेकर के कुछ लोगों को आशंकाएं हैं कि अगर आप ये इस पे बहुत ज्यादा जाएंगे तो मार्केट में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है. टच मत करिए, कुछ मत करिए तो हम खुश हैं, मत करिए कुछ. बिल्कुल, मगर म्यूचुअल फंड के लिए मेरे को 1 साल से 3 साल हो गया तो मेरी एसेट्स भी लॉन्ग टर्म बन जाएगी. 1 साल के बाद रिडम्पशन नहीं आएगा. तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तौर पे ये 3 साल इक्विटी के लिए बन गया तो लॉन्ग टर्म तरीके से पैसा आएगा तो उसका मैनेजमेंट भी अच्छा चलेगा. तो मैं हमारी इंडस्ट्री से हिसाब से ये पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि एक लेंथनिंग ऑफ द टैक्स मींस एक लॉन्ग टर्म आउटलुक आएगी, वो अच्छी बात होगी. मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिएक्ट होगी, बट एफआईएस के ऊपर जो कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्सेशन है उसके ऊपर शायद गवर्नमेंट थोड़ी सोच सकती है, क्योंकि वो एफआई का कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एफआई और एफडीआई के लिए. तो शायद उसमें भी उनका एक सोच होगा कि हाउ टू मेक इट मोर वेलकमिंग टू द कैपिटल कमिंग इनटू द कंट्री. ओके, शुभमन सर बताइए, आप आम आदमी को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
इस बजट में वो क्या उम्मीद करे, कहाँ से, किस जगह से उसको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है? वो टैक्स के फ्रंट में हो, डायरेक्ट बेनिफिट के फ्रंट में हो, किसी भी फ्रंट में हो, आपका अंदाजा क्या लगता है? नीरज जी, मुझे लगता है कॉमन मैन के हिसाब से बोले या जैसे भी बोले, गिग इकोनॉमी हैज बिकम सबसे बड़ा चीज। ज्यादातर लोग आजकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, कंसल्टेंसी के काम में जा रहे हैं। उनके ऊपर इस वक्त जीएसटी के 18% टैक्स और इनकम टैक्स के करीब 32% टैक्स जो बनता है, इसका अर्थ है कि करीब 50% उनका इनकम टैक्स में चला जाता है। ये एक एडजस्टमेंट है जो बहुत जरूरी बन रहा है, और ज्यादातर लोग जब इस इनकम लेवल में इस चीज के अंदर आ रहे हैं तो उनके इनकम के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट पड़ रहा है। तो मुझे लगता है इनकम टैक्स से ज्यादा अगर जीएसटी में 18% वाला जो रेट है उसको रीजिक किया जाए, और जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों के रोल बहुत ज्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आएगा इनकम टैक्स में। सारे मार्केट इकोनॉमी में आप जो कह रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, वो कंजम्पशन वगैरह को एक रिलीफ देने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो ढीलापन चल रहा है उसमें ये बहुत बड़ा फर्क लाएगा। ये तो मेरा पहला कहना है। और साथ में अभी चूंकि जीएसटी का जो रफ्तार बन चुका है उसको अगर हम देखें तो उसमें ज्यादातर जो स्पीड है वो आईजीएसटी के वजह से हो रहा है। इसीलिए सेंटर एक रिस्क ले सकते हैं कि 18% का जो टैक्स रेट है उसको कट करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा जीएसटी कलेक्शंस में। लेकिन फिर भी ये चीज बजट के अंतर्गत नहीं है, ये बजट और स्टेट्स दोनों का तालमेल का बात है, और इसको मैं बहुत बड़ा एक चेंज मानूंगा जो इकोनॉमी में बहुत बदलाव का संकेत ला सकता है, और जरूरी भी है। दोनों तरह से प्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर को भी फिलिप मिलेगा, साथ में इनकम रैशनलाइजेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा असर आएगा। दूसरा चीज, मैं अभी बिहार में हूं, मैं काफी उनके पिछड़े डिस्ट्रिक्ट अररिया, मधेपुरा, इन सभी जिलों को मैं ट्रैवल कर रहा था, और इसी वजह से ट्रैवल कर रहा था कि जानने के लिए कि वहां पे अर्थव्यवस्था में लोगों की हालत क्या है। और ज्यादातर चीज आप सरप्राइज नहीं होंगे, आप काफी बारीकी से देखते हैं इन चीजों को। वहां पे मैं देख रहा था कि ज्यादातर लोगों का निगाहें बना रहता है आज आरबीआई के रेट्स के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पे अपने जीवन चर्चा में लोन लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इन सब से, खासकर जितने सारे एनबीएफसीज हैं, और सबके हर जगह पे ये आलोचना जरूर आ जाता है कि इस वक्त ब्याज दर क्या है। इसीलिए केंद्र सरकार अगर फिस्कल डेफिसिट को सही रखे, एक बैलेंस्ड बजट रखे, और आरबीआई के लिए जगह बनाए कि वो रेट को आगे ना बढ़ाए। अभी भी हम कह रहे हैं कि फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने की आशंका है, शायद हो गई, लेकिन अगर वो उसको टाला जा सकता है तो ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में जो एक पिछड़ रहा है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिसेशन के वजह से, उसमें काउंटर पॉइंट आ सकता है। इसलिए मुझे लगता है इन दोनों दृष्टि से बजट में आम जनता को रिलीफ देने के लिए ये दोनों स्टेप्स, जीएसटी का जैसे मैंने कहा, और दूसरा कि बजट को बैलेंस करे ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़े। आम जनता आजकल इंटरेस्ट रेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि टैक्स रेट में क्या फर्क आ रहा है। जी नीरज जी। सर, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आपने रखा है। हम लोगों को ऐसा लगता है दिल्ली मुंबई में बैठ के कि आरबीआई और ये सब चीज़ों को शायद कॉमन मैन नहीं समझते होंगे, लेकिन आरबीआई या एसबीआई टाइप की है। सबको ये समझ में आता है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और वो भी इंतजार करते हैं हर 45 दिन बाद कि किस तरीके से, क्योंकि वो बैंक से इंटरेक्शन उनका बहुत होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा। अदिति, मैं इसमें आपका इंटरवेंशन चाहूँगा कि ये जो लगातार ब्याज दरें बढ़ती जा रही हैं, अमेरिका में भी आप टर्मिनल रेट 5.5% तक की बात हो रही, हमारे यहाँ बढ़ रही, कोई तरीका है कि गवर्नमेंट इसको किस तरह कंट्रोल करे, जैसा शुभ करे कि अगर इसको भी आप मैनेज कर सके तो भी बड़ी राहत होगी। अदरवाइज कॉस्ट ऑफ फंड अगर इतनी बढ़ गई तो फिर ये नीचे तक बहुत मुश्किल पैदा करेगी, जॉब अब क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होगा, एमएसएमई की हालत बहुत खराब हो जाएगी।
देखिए, मेरे हिसाब से तो फरवरी में पॉज ही होना चाहिए। जिस तरह से हम आगे के 6 महीने की इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से अनइवननेस है अभी भी ग्रोथ में, तो ऑन बैलेंस हमारा व्यू तो यही है कि फरवरी में पॉज होना चाहिए। अभी ऑब्वियसली हमने बजट देखा नहीं है, अगर बजट बहुत ज्यादा फिस्कल एक्सपेंशन की तरफ जाएगा तो शायद पॉज कर पाना मुश्किल होगा आरबीआई को। तो एक बैलेंस्ड बजट ही आना चाहिए। तो हमारा जो बजट मैथ है, मैं जल्दी से आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। हमें लगता है कि 10% रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ गवर्नमेंट टारगेट कर सकती है रियलिस्टिकली, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अनलाइकली है अगले साल। और जो डिसइन्वेस्टमेंट है वहां का टारगेट मॉडरेट होता है तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी आती है गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को, तो हमारे हिसाब से मॉडरेट ही रखना चाहिए। एक्सपेंडिचर साइड में जो फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडीज हैं, वहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एलोकेशन इस साल के मुकाबले काफी कम होगी। फूड में तो क्योंकि जो फ्री फूड स्कीम है उसको अमेलगमेट कर दिया है एनएफएसए के अंदर ही, तो वहां पे तो रिलीफ होगी ही होगी। फर्टिलाइजर सब्सिडी अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगी, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस की आउटलुक है, तो जो एलोकेशन होगी अगले साल के बजट में वो इस साल के रिक्वायरमेंट से काफी कम होगी। तो इन दोनों फ्रंट पे हमें मिलेगा रिलीफ, और इसको चैनलाइज किया जा सकता है टुवर्ड्स हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिस्कल कंसोलिडेशन। हमारे हिसाब से फिस्कल डेफिसिट 5.8% पर ऑफ जीडीपी पे अगर टारगेट होगा तो ये एक काफी बैलेंस सिचुएशन होगी। कैपेक्स हमें लगता है 7.5 लाख करोड़ से 8.5 से 9 लाख करोड़ तक भी ले जाया सकता है, और उसके बावजूद जो फिस्कल डेफिसिट है उसे 6.4% ऑफ जीडीपी से 5.8% ऑफ जीडीपी पे लाया जा सकता है। सो वी बिलीव दिस विल बी गुड बैलेंस इन द बजट। लेकिन अदिति, इसमें एक क्विक क्वेश्चन और आपसे। देखिए, फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर दोनों को मिला दीजिए तो बहुत ज़्यादा है। ये कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ कम से कम फर्टिलाइजर सब्सिडी कम की जाए। इस बार बहुत ज़्यादा महंगाई थी रशिया के युद्ध वगैरह की वजह से, और इस समय फूड के प्राइसेस देखिए, अब सारे ज़्यादातर या तो एमएसपी के ऊपर है या ऑलमोस्ट इक्वल है। और ऐसी मुझे कोई संभावना नहीं दिखती अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज बांटते रहेंगे और वो चुनाव है, तो आप ये सब रफली मान के चलिए कि मई जून 2024 तक ये राशन बटेगा, तो कम करने की गुंजाइश नहीं लगती मेरे को। कि जो ओरिजिनल एनएफएसए की जो एलोकेशन होती थी वो पहले 3 रुपए, 2 रुपए या 1 रुपए पर किलो पर दी जाती थी फॉर राइस, व्हीट एंड कोर्स सीरियल्स। तो ओरिजिनल एनएफएसए की जो एलोकेशन थी वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। दैट इज द चेंज। सो बेसिकली फ्री फूड पहले एनएफएसए के ऊपर होता था, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो देयर विल बी अ लार्ज सेविंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसा लोगों का एनालिसिस है, आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने क्या, लेकिन अब जो उन्होंने फ्री कर दिया है और वो कंटिन्यूएशन में लेके आ रहे हैं, तो कितना कम कर लेंगे आप? उससे कोई बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्या? हाँ हाँ, मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अभी जो इन्होंने कंटिन्यू किया था दिसंबर 2022 तक, सी फूड ओवर एंड अबव द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसका काफी बड़ा क्वार्टरली खर्चा था, तो वो तो अब हट जाएगा। और आपका एडिशनल कॉस्ट क्या आएगा कि पहले आप 3 रुपए, 2 रुपए या 1 रुपए पर किलो पे जो अनाज दे रहे थे वो अब आप फ्री में देंगे। बट आपका वो 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए पर किलो से इनफ्लो तो ज्यादा नहीं थी ना, तो जो आप रेवेन्यू गिव अप कर रहे हो वो बहुत छोटा है, और जो आप एक्सपेंडिचर कट बैक कर रहा है वो बड़ा है। इसके बाद एक फैक्टर और है, करंट साल में वीट प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट कम हो गई थी क्योंकि हीट वेव एक्सेट्रा के बाद जो क्वांटिटी वीट की प्रोक्योर हुई थी वो लोअर साइड पे थी। वो अगर अगले साल नॉर्मलाइज हो जाती है तो चलिए उसका थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। बट नेट नेट जो हमारे कैलकुलेशन है, हमें लगता है कि गवर्नमेंट का ओवरऑल फूड सब्सिडी पे जो एक्सपेंडिचर है वो काफी कम हो जाएगा अगले साल, बेस्ड ऑन व्हाट दे अनाउंस्ड इन दिसंबर फॉर 2023 कैलेंडर ईयर। ओके, चलिए ये थोड़ा कम होगा। अब दोबारा आते हैं शरद जी के पास और सुब्रमण्यम जी के पास। मैं आप लोगों से एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं कि ये अभी अदिति के ही बेस पे है कि अदिति कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा गुंजाइश है नहीं टैक्स कम करने की। मान लीजिए कोई आदमी जो 30% के ब्रैकेट में है, वो अगर उसका मान लीजिए आप 20% कर दें टैक्स, ऐसे हाइपोथेटिकल है समझने के लिए, तो वो क्या करेगा? उसके पैसे ज़्यादा बचेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, और अपने यहाँ जो मेड है या जो ड्राइवर है या जो गार्डनर है उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर सकता है, तो एक टॉप डाउन ट्रिकल इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको रियायत नहीं दे रहे हैं तो वो सबसे पहले उधर ही कटौती करता है।
तो हम ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट या ट्रेडिशनल गवर्नमेंट यही क्यों सोच के चलती है कि ये जो 1.5 करोड़ लोग हैं इनसे मुझे जीवन में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे पैसे या जो लोग टैक्स पेयर हैं उनको रियायत देंगे तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं, और ये बात प्रूव हो चुकी है टाइम एंड अगेन। इस बात को क्यों नहीं समझ आते, या मेरी सोच ही गलत है, मैं ही गलत सोचता रहता हूं? कोहली जी बताइए आप। नहीं, बिल्कुल नीरज, सोच तो कतई गलत नहीं है। 1.5 करोड़ लोग, बाकी की 140 का या 138 करोड़, अगर हम 140 करोड़ लेके चले तो बाकी की 138 करोड़ जनता को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, जो आपने शुरू में कहा, वो बात बिल्कुल ठीक है। पर इसमें इसी में से नीरज 2 बातें और निकल के आती हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, उसका एक आंकड़ा निकल के आया था पीछे कुछ टाइम पहले। उन्होंने ये कहा कि 25,000 से प्रति माह ऊपर कमाने वाले जो लोग हैं वो इस देश में केवल 10% है। मतलब मैं अगर 140 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन मान के चलूं, हालांकि एग्जैक्ट सेंसस नहीं है, हम 130-40 के बीच में बोलते रहते हैं, चलिए 140 मान लेते हैं। इसका मतलब कुल 14 करोड़ लोग ऐसे हैं नीरज जो कि 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। कुछ इसमें से हम किसान निकाल देते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो 14 करोड़ लोगों में से भी केवल, इसका मतलब साल की 3 लाख रुपए हो गई। तो साल की 3 लाख रुपए आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है। तो इसका मतलब अगर किसान हम निकाल दें तो क्या ये टैक्स एवेजन है? और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा इसी से कनेक्टेड निकल के आया कि 3% लोग ऐसे हैं भारत में जो कि 25 लाख रुपए साल से ज्यादा कमाते हैं। अब देखिए आप, 3% लोग हैं जो 25 लाख से ज्यादा कमाते हैं, पर टैक्स जो असल में देते हैं वो 1 करोड़ है। तो अब बात ये निकल के आती है कि क्या जो टैक्स की कलेक्शन अभी आ रही है, या जो ये 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, क्या ये बेस आगे बढ़ ही नहीं सकता है? क्योंकि ये पिछले कुछ टाइम से नहीं बढ़ रहा है। आपने 26AS निकाल दिया, AIS निकाल दिया, जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है, जो टैक्स एवेजन के अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन पे चेक लगा दिया आपने। तो क्या ये टैक्स बेस नहीं बढ़ना ये बता रहा है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है या वाकई में टैक्सेबल लोग नहीं है, या ये बता रहा है कि हमारे जो चेक पॉइंट्स हैं टैक्स पे वो काम नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये टैक्स बेस नीरज पिछले 2 सालों में, कोविड को छोड़ देते हैं हम, पिछले 2 सालों में इतना बढ़ा नहीं है, जबकि सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है इसको बढ़ाने के लिए। बहुत सारी नई चीजों पर TDS लाया गया, ये सब किया गया। तो ये 1.5 करोड़ की गिनती किसी तरह बढ़ाई जाए। एक तो बात जो आप कह रहे हैं वो है ही है कि क्या 1.5 करोड़ लोग अगर बाकियों को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं तो आपको उनको रियायत देनी चाहिए, जिससे कि वो उस मर्ज को आगे फैलाएं और लोगों को नौकरी भी दें, खर्च भी ज्यादा करें। दूसरा ये कि ये 1.5 करोड़ की गिनती किसी तरह बढ़ाई जाए, ये बढ़ नहीं रही है। तो इसके ना बढ़ना जो है ये मुझे बहुत चिंता की बात लगती है। क्योंकि मैं जब छोटा था नीरज, तो मैं बहुत स्कूल में था, तो मैं एक बार, मुझे एस्से लिखने को मिला भारत पर, तो मेरी मदर साथ बैठी थी, बहुत साल पुरानी बात है। तो पहली लाइन उन्होंने मुझे लिखवाई, भारत एक गरीब देश है। मुझे आज तक वो लाइन भूलती नहीं है। आज उस बात को 30-40 साल बीत चुके हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो ये क्या 30-40 साल बाद भी आज हम 140 करोड़ की जनता में 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, मैं अगर दूसरे तरीके से कहूं कि जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम कमाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से सरकार को जहां एक तरफ रियायत देनी चाहिए, वहां पर दूसरी तरफ टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत सीरियसली करना चाहिए। आपकी टैक्स टू GDP रेशियो 10 जगह देखी जाती है, रेटिंग्स के लिए देखी जाती है, इन्वेस्टमेंट के लिए देखी जाती है, FDI के लिए देखी जाती है, बहुत चीजों के लिए देखी जाती है, मार्केट स्टडी करने के लिए देखी जाती है। तो मुझे लग रहा है ये जो टैक्स का बेस है इसका कम होना, ये सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। क्योंकि ये बात आपकी ठीक है कि मैं पूरी की पूरी जनता के लिए, आपने कहा टैक्स कलेक्शन मेरी 14,70,000 करोड़ हुई, जो कि 25% ज्यादा आई है। तो इसका मतलब वो जो 1.5 करोड़ लोग हैं वो बेचारे और दिए जा रहे हैं। और दूसरी एक बात नीरज मैं जल्दी से जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि वेल्थ टैक्स को यहां पर लाने की जरूरत है। क्योंकि आप जब तक अपने, मैं अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं, जितने देश के अमीर लोग हैं उनकी ज्यादातर अमीरी उनकी शेयर होल्डिंग से डिफाइन की जाती है। प्रॉपर्टी, गाड़ियां, ये सब उनके पास हैं, पर ज्यादा उनके पास शेयर्स हैं। जब तक वो शेयर्स को बेचते नहीं हैं तब तक उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता है। तो शेयर्स का होना या वेल्थ का सिर्फ होना ही, मुझे लगता है जब वेल्थ टैक्स हटाया गया था तब देश की परिस्थिति और थी। आज देश की परिस्थिति इतने सालों बाद और है। तो वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स, ये 2 टैक्सेस मुझे लगता है नीरज के आज की परिस्थिति में आना चाहिए। ठीक है, आ सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, ला भी सकते। मेरा सवाल ये है कि मैं आपकी बात से एग्री हो गया कि टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए। अब टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है, इसका सर एक ही कारण हो सकता है कि आमदनी नहीं बढ़ रही है ना।
अगर हम ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जहां पे उस 1.5 करोड़ को हम एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो 2.5 लाख से ऊपर लिमिट ही नहीं, मतलब बढ़ते नहीं रहे लोग, तो फिर आई एम सॉरी टू से कि हम बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम चला रहे हैं जहां पे लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। तो या तो हमारी इकोनॉमी में फॉल्ट है, थिंकिंग प्रोसेस में फॉल्ट है, या हम जो आपने बचपन में निबंध लिखा था वो निबंध आज भी चल रहा है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि या तो बहुत गंभीर समस्या है ये। उसके हाँ बोलिए। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए, मुझे जवाब देने। देखिए, जिस के शेप्ड रिकवरी की नीरज हम बात करते हैं, हम भले ही जब हम सरकार की नीतियों को सपोर्ट करते हैं, हम सरकार के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और ठीक भी है, पर के शेप्ड रिकवरी से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, उनकी टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, वही लोग टैक्स ज्यादा दिए जा रहे हैं, पर जो लोग गरीब हैं, गरीबी की रेखा के आसपास हैं, जो मार्जिनाइज हैं, 25,000 से नीचे या 25,000 के आसपास पर मंथ कमाते हैं, उनकी इनकम बढ़ नहीं पा रही है। यही ये जो आप बात कह रहे थे इनएफिशिएंसी की, ये यहीं पर आ रही है कि रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ है, जो ऑक्सफैम की अभी हाल में रिपोर्ट आई थी नीरज, कि 1% लोग 40% वेल्थ होल्ड करते हैं इस देश की। जीएसटी नीचे के लोग 64% देते हैं, ऊपर के लोग बाकी का 36% देते हैं, जो बॉटम हाफ ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये भले ही ये आंकड़े एक्यूरेट ना हो, भले ही आंकड़े कोई प्रोपेगेंडा हो या सरकार के खिलाफ एजेंडा जो भी हो, हम उसमें नहीं जाते, पर ये फैक्ट है कि हम इस बेस को नहीं बढ़ा पाना, या तो टैक्स इवेजन को हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वाकई में इस देश की जनता पर मंथ या पर एनम उतना नहीं कमा पा रही है कि वो देश की प्रगति में, देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान टैक्स के जरिए दे सके। तो यही रीजन है कि सरकार का जो एल्बो रूम है वो कम हो जाता है। आप एग्जेम्पशन, जैसे ही छोटी सी एग्जेम्पशन देते हैं, आपकी टैक्स कलेक्शन एकदम 30,000, 40,000, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ का एकदम छोटी सी अमेंडमेंट से फर्क पड़ जाता है। बस यहीं आके गाड़ी नीरज रुक जाती है। मुझे लग रहा है यहीं पर सबसे ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है। ये चिंतन इसलिए भी करना चाहिए कि अगर आप वो 40% आमदनी या 1% आमदनी जिनके वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, वो इसीलिए है ना क्योंकि आप सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। वो कोई चोरी करके थोड़ी बढ़ रहा है, वो इसी सिस्टम से जनरेट हो रहा है और आप उस सिस्टम को चेक करना नहीं चाहते। मैं तो अब समझ में नहीं आती बात कि ये कैसे सिस्टम चल रहा है कि आप पर कैपिटा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, पर कैपिटा देखा आपका क्या है, उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी सी ग्रोथ बन रही है। अब ये तो मुझे याद आ रहा है यूपीओ 2 के जमाने की कि ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहे हैं। सुमन सर, ये कैसी ग्रोथ हम देख रहे हैं कि टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है, टैक्स पेयर नहीं बढ़ रहे हैं, खाली रिटर्न फाइल हो रहे हैं, तो ये कौन सी ग्रोथ चल रही है आज देश में? ग्रोथ नहीं चल रही है। ग्रोथ जो बढ़ रहा है वो एनेमिक ग्रोथ रेट है। इसके बारे में पूरा डिस्कशन कई बार हो सकता है, लेकिन बात ये है, जब हम टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं, जब हम सर्विस इंडिया में जब 60%, 57% सर्विस पेइंग सर्विस सेक्टर है, तो उसमें नेचुरली हम पर्सनल इनकम टैक्स का रेट को और नंबर्स बढ़ेंगे, इसका डिस्कशन ये मुझे बिल्कुल ही अजीब लगता है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब इनकम ही लोगों का आ रहा है उस स्रोत से जिस स्रोत टैक्सेबल प्रॉपर्ली नहीं है, तो आप पर्सनल इनकम टैक्स का रेट्स को चेंज करके कुछ बहुत ज्यादा लोगों को टैक्स रेट्स में नहीं आ पाएंगे। एक सिंपल सी बात है कि जीएसटी, मैं फिर से जीएसटी की तरफ जा रहा हूं कि जीएसटी रेट्स में चेंज करने से कहीं आपको ज्यादा बैंग फॉर द बक्स मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग, क्योंकि अभी बहुत जितने लोग आप इनकम टैक्स में देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग जीएसटी नंबर्स में रिकॉर्डेड हो चुके हैं, वो चाहे मिडिल इनकम के हो या लोअर इनकम के ग्रुप में हो, बट वो जीएसटी नंबर्स में है। हम एमएसएमई सेक्टर में 66 मिलियन हमारे एमएसएमई है, जिसमें से करीब अबाउट 20 मिलियन के करीब एमएसएमई जीएसटी में नंबर में आ चुके हैं, लेकिन ये नंबर्स और ये डेटा को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बाय जीएसटी में डिफरेंट रेट्स लाने का, प्रैक्टिकल रेट्स लाने का, तो इसी वजह से टैक्स नहीं बढ़ रहा है। इसलिए पर कैपिटा इनकम से इसको जोड़ना कोई, मुझे नहीं लगता है उससे कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। हम पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स को मैं कोहली जी से सहमत हूं कि अगर हम रेट्स को हम आगे नीचे करें तो एक तरफ उससे बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सैलरीड इनकम को ही आप टैक्स चेक करेंगे, और सैलरीड इनकम धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी में धीरे इनफैक्ट काफी तेज रफ्तार से बदल रहा है। ज्यादातर इनकम सैलरी से नहीं आ रहे हैं या फुल इनकम सैलरी से नहीं आ रहे हैं। वो ट्रैकिंग कहाँ से होगा?
इसीलिए सबसे बड़ा ये इस चीज को, ये जो एक फंडामेंटल शिफ्ट हो गया इन इकोनॉमी में, उस शिफ्ट को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको समझा नहीं है। और इसको ना समझने का एक बहुत बड़ा वजह है कि हमारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफाइड नहीं है। ओके, अभी कुछ एक आध साल पहले ही सीबीएसई और खोली जा रहा हूं मैं आपके सामने। तो इसी वजह से छोटा सा ये कमेंट नीरज, छोटा सा कमेंट। हाँ, एक बार वो कंप्लीट कर लें सुमन साहब, फिर आता हूं आपके पास जी। तो वो जो टैक्सेशन सिस्टम्स है, उसको, उस चीज को अगर से नहीं समझाया जाएगा तो टैक्स में जो हम जो एक्स्ट्रा टैक्सेशन कह रहे हैं थ्रू पर्सनल इनकम टैक्स, जिसका आज बेसिक आलोचना कर रहे हैं, वो नहीं होगा। ग्रोथ में क्यों नहीं हो रहा है, ग्रोथ जा रहा है, वो अलग चीजें हैं, दैट वी कैन डिस्कस एट सम अदर टाइम कि ग्रोथ में क्या क्या स्टिमुलस देना चाहिए, ग्रोथ में किस तरह तो के। सुमन सर, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है वही डिफोकस्ड है। वो डिफोकस है, और वो इसलिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर बन चुका है, उस स्ट्रक्चर से टैक्स सिस्टम का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के इनकम स्रोत सैलरीड इनकम से नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसमें आप चाहे जितना भी चेंज करने की कोशिश करें, आप बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगे। वेल्थ टैक्स इज अ गुड आइडिया, बट वेल्थ टैक्स शायद किसी भी गवर्नमेंट के लिए, मतलब इंडिया में अभी फिलहाल लाना विल बी डिफिकल्ट, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। लाए तो इट इंटरेस्टिंग आइडिया, अच्छी बात है, बट वो दिखाने के लिए हो सकता है। कोहली जी, आप इसमें कुछ ये जो जो शुभम सर कह रहे हैं, कोई एक डिफरेंट सिचुएशन है, उसको टैकल करने की जरूरत है, जो कि जीएसटी के पैरामीटर में आती है। शुभमन जी मैं शुभमन जी के बात बहुत उनकी इज्जत करता हूं, पर थोड़े से मैं, क्योंकि मेरे पास आंकड़े रहते हैं, मैं टैक्स से, सीबीडीटी से कनेक्टेड रहता हूं, तो जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशंस हैं वो 20% ऑफ 6.6 नहीं है। 20% तो 3 करोड़ 20 हो जाते हैं, वो 1.5 और 2 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ के आसपास टोटल रजिस्ट्रेशंस है। दूसरा, उन्होंने सर्विसेज की बात करी, तो सर्विसेज पे अभी जो सिस्टम है नीरज टैक्सेशन का, सर्विसेज पे टैक्स इवेजन इस समय, अगर आप अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे रहे हैं, बहुत कठिन है, क्योंकि उस पे एक सेक्शन 194J होता है, आपको पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटना ही काटना है। और जो सिस्टम सरकार, मुझे देखिए हैरानी क्यों हो रही है, हैरानी इसलिए हो रही है कि सरकार ने पूरा का पूरा ये जो एआईएस एक नया आया है, जो लोग समझते हैं एआईएस को, मैंने उसका नाम रखा हुआ है आईना, इसे समझिए, हालांकि उसका नाम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। वो उसमें इतने सॉफ्टवेयर ट्रैप्स डाले हुए हैं कि आपके लिए टैक्स इवेजन करना सर्विसेज लेवल पे बहुत ही मुश्किल काम होता है। छोटा छोटा, आप कोई इलेक्ट्रिशियन सर्विस दे रहा है, प्लम्बर सर्विस दे रहा है, कारपेंटर दे रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्विसेज सेक्टर की बात कर रहा हूं ओवरऑल। उसमें टैक्स इवेजन इस समय बहुत कठिन है। भाई यहीं पर मेरी चिंता आती है कि आपने अगर सारे के सारे लूप होल्स टैक्स के बंद कर दिए हैं, और अब टैक्स इवेजन इतना आसान नहीं है, कैश की डीलिंग्स कम हो गई हैं, आप दुकान से 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं, सामान नहीं खरीद सकते हैं, किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इतना एयर टाइट करने के बाद भी नीरज, हमारा जो टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है, बस यहीं से मेरी चिंता शुरू होती है। क्या ये बताता है कि अब बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं बचे हैं जिनसे आप और टैक्स ले सकते हैं? क्या अगर ये ऐसा बताता है तो फिर वही पर कैपिटा वाली चिंता वापस आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी फिर और भी चेक पॉइंट्स लाने की जरूरत है कि जो लोग सैलरीड के नहीं है, जो लोग बिजनेस इनकम कमाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन है, गोल्ड में डील करते हैं, आड़ती है, क्या वो लोग पूरा टैक्स नहीं दे रहे हो? अगर नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए चेक पॉइंट्स आज तक क्यों नहीं बनाए गए हैं? ये मैं नीरज ऐड करना चाह रहा था। जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं और मैं इसी पॉइंट से आगे भी बढ़ाऊंगा, सुनील सर भी इसमें शामिल करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, मान लीजिए आपके घर में कोई एक बंदा आता है जो आपकी हॉब की सर्विसिंग करता है, 800 रुपये चार्ज करता है और दिन में 3-4 अटेंड करता है, कम से कम 3000 रुपये वो एक दिन में बना लेता है। महीने का जोड़ लीजिए आप, मुझे बताइए वो कहाँ टैक्स देता है, और वो क्या 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? मुझे इसका जवाब चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से, और हम लोग चर्चा करें बजट अड्डा में कि क्या उम्मीद रखनी चाहिए एक आम आदमी को इस बजट से, और ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ उस सैलरी क्लास की या उस टैक्स पेयर की जो बहुत अमीर नहीं है लेकिन वो टैक्स पे करता है और हर बार इस उम्मीद में रहता है कि उसके जीवन में कुछ रियायत मिले, क्योंकि उसको रियायत सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकती है कि उसका कुछ टैक्स का बर्डन कम हो जाए। क्योंकि अगर वो 10-15 लाख रुपए कमा रहा है तो 20 से 30 के ब्रैकेट में आ जाता है, और वो एकदम खचाक से कटती है जिस दिन उसकी सैलरी आती है ना, उससे पूछा भी नहीं जाता है, बाद में हिसाब किताब होगा साल के अंत में। तो मैं उसके पक्ष से ये बात इसलिए उठा रहा हूँ बार बार, क्योंकि चाहे वो सरकार हो, जो भी हो, उनके पास एक ही टूल है कि उसी को निचोड़ते रहो, क्योंकि वो सबसे इजी कैच है।
ना, जैसे सरकार को जब टैक्स वसूलना होता है तो सबसे पहले वो डीजल पेट्रोल लगा दी, क्योंकि वो बहुत क्लीन है। हर लीटर बिका 3 रुपये साइड में, हर लीटर बिका 10 रुपये साइड में, तो वो इजी कैच आपके लिए एक सैलरी क्लास बनता है और उसको कोई रियायत नहीं मिलती है। और फिर दुनिया भर के पेच बताए जाते हैं कि इसको कैसे लेके, इसको कैसे पकड़ें, क्या तरीका अपनाएं, वो सब पेचीदगियाँ मुझे नहीं मालूम है। स्क्रीन पे लाइए सुनील सर को, सुमय सर को और सारे पारे मेहमानों को, कि जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, कि जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि वो लोग कौन है जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो दिन के 3-4 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, साल के 10-12 लाख रुपए कमाते, तो एक चवन्नी टैक्स नहीं देते हैं। तो मैं तो बेसिक उसी क्वेश्चन में फिर आ गया ना सर, कि जो सैलरी पेड है उसका तो आपने टीडीएस काट लिया, नहीं दिया तो धमकी दे दिया कि आपको और ज़्यादा काट लूँगा, पेनल्टी लगा दूंगा। तो मेरा सवाल उस तरफ, आप इस पर बहुत बड़ी ज्ञान की चर्चा मुझे नहीं चाहिए। उसकी क्या गलती, वही सारा जिम्मा ले रखा है क्या, पूरे देश का ठेका उसी के जिम्मे है सैलरी क्लास में? जो प्लम्बर है, जो मैकेनिक्स हैं, जो और लोग काम करें, उनको क्यों नहीं चेक कर पा रहे? ये आपका सरदर्द है, आप करिए ना। तो मैं मानता हूं कि ये गलती जो है ये सैलरी क्लास की है। क्यों मैं कह रहा हूं कि दो बात, अगर आप पेमेंट उस प्लम्बर को, कारपेंटर को जीपे के थ्रू उसके अकाउंट में करे तो वो एएस के जरिए रिपोर्ट हो जाता है, तो वो भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आएगा। आप अभी भी कैश दे रहे हैं। डेटा जो आया कि कैश इकोनॉमी डिमांड के बाद घटा नहीं है, कैश इकोनॉमी वही का वही है। तो हम सब ना अपना खर्चा जितना हो कैश के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी अकाउंटेड सिस्टम से उसका जीएसटी का ये सब अकाउंटिंग में नहीं आना चाह रहे हैं। तो हम इंकरेज कर रहे हैं ये कैश इकोनॉमी को, और नेचुरली जो लोग आप बता रहे हैं जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, ये बच जाते हैं टैक्स के ब्रैकेट से। दो कमाई उसकी टैक्सेबल लेवल की है, क्योंकि हम कैश के जरिए उसको पे कर रहे हैं और उसको एक अकाउंटिंग सिस्टम फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी के थ्रू हम पे नहीं कर रहे। तो गलती हमारी भी थोड़ी है इसमें। सेकेंड बात, एक आप कह रहे हैं कि टैक्स पेयर को ज्यादा टैक्स कट रहे हैं, तो ओवरऑल जो तो मिडिल क्लास है उनकी इनकम्स आपने कहा कि बड़ी नहीं है, पर कैपिटा इनकम बड़ी नहीं है। मैं थोड़ा अलग सी बात कहूंगा आपसे कि कोविड के बाद की सिचुएशन देखिए, आईटी सेक्टर देखिए, फाइनेंशियल सर्विस देखिए, फार्मा सेक्टर, सबके यहाँ सैलरीज बढ़ गए हैं। इसलिए 6 महीने में पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन 26% बढ़ गया, कंपेयर टू 13% उन्होंने बजट एस्टिमेट में प्रोजेक्ट किया था। तो टैक्स कलेक्शन पॉइंट है, क्योंकि इनकम एट दी मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल क्लास में एक्चुअली अच्छे बढ़े हैं। मार्जिनल लोअर जो है वहां पे असर है। और फिर भी ये इनकम बढ़ने के बावजूद पर कैपिटा क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है। जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रहती है ना, जीडीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, वो नंबर ऑफ पीपल बढ़ रही है, इसलिए जीडीपी पर कैपिटा नहीं बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम्स नहीं बढ़ रही है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की, इसलिए 26% टैक्स ज्यादा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अगर ज्यादा ब्रैकेट, टैक्स ब्रैकेट में जा रहे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करना है, तो ये जो बेस लिमिट है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते ना, तो और भी घट जाएगा नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मिडिल क्लास जो है रिपोर्टेड टैक्स जैसे सैलरी क्लास चॉइस ही नहीं है, उनके ऊपर जरूर असर आना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स टू जीडीपी हमारा इतना कम है, तो उनके ऊपर ही हम हाथ लगा सकते हैं। जीएसटी मगर ये एक टैक्स है जो गरीब से गरीब भी पे करता है, जैसे आपने बताया 36% ऑफ द पीपल लोअर इनकम से जीएसटी पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक वोटर, अगेन मैं बात वही पे, तो गवर्नमेंट क्यों सैलरी टैक्स पे पर इतना टैक्स लगा रही है? क्योंकि हम जाके वोट नहीं करते हैं। वी डोंट मैटर टू द गवर्नमेंट इन पावर इन टर्म्स ऑफ भी क्या कर ले? सुनील सर, मान लीजिए 1.5 करोड़ लोग वोट कर ही लेते तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कर ले आप। गिनती हमारी इतनी कम है ना, तो वी कांट मेक अ डिफरेंस एट द टर्न स्टाइल। उन 1.5 करोड़ के वोट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेचारे करे ना करे उससे कोई। लेकिन ये एक मैं देखिए बहुत अनकन्वेंशनल बात मैं कर रहा हूं, जो हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि यार ये इनको बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं आती। मुझे बेसिक जस्टिस समझ में आता है कि भाई साहब वो 1.5 करोड़ हो, 90 लाख हो, 50 लाख हो, ये कोई तरीका नहीं हो सकता ना कि आप उन्हीं को चूसते रहेंगे, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए पर कैपिटा इनकम गिरेगी, इसलिए फिर वही घूम फिर के 1.5 करोड़ को ही निचोड़ना है। ये कौन सा तरीका है? ये कोई लॉजिक है क्या? मैं तो इस पे सवाल कर रहा हूं जी। किनसे बात कर रहे हैं आप? हाँ सुनिए, बोलिए, आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे थे। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा था कि क्योंकि लोग हमारे नेचुरली टैक्स अवॉइडर्स है। कोई भी लास्ट थिंग इन हिज माइंड, कैसे मैं टैक्स को बचाऊं, इसके दुकान में जाते हैं बोलते हैं कि कैश बेसिस पे अभी भी पेमेंट ले, मैं आपको, मेरे को 2% डिस्काउंट देंगे क्या आप कैश के थ्रू?
तो वी आर नॉट अ टैक्स कंप्लायंट मेंटालिटी एज अ नेशन, दैट्स व्हाई जो लोग टैक्स ब्रैकेट के अंदर इजीली अकाउंटिंग सिस्टम थ्रू पता लगता है उनके ऊपर ही असर आ रहा है। ये एक नेचुरल डिफेक्ट ऑफ आवर सिस्टम एंड आवर थॉट प्रोसेस है, इसको ऐसे हटा नहीं सकते। तो हम फाइनेंस मिनिस्टर मांग भी ये नहीं कर सकते कि उसको कटा दो, फिर इनकम कहां से आएगी? नहीं, सुनील सर, आप ये कह रहे हैं कि ये जो सैलरीड क्लास है ये टैक्स वसूली में भी सरकार की मदद करे, टैक्स कंप्लायंस का भी टैक्स कंप्लायंस का भी काम ये कराए, तो इसको शायद सब काम ये करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुमित सर, अब ये बताइए कि सारा काम टैक्स पेयर ही करेगा, है ना? लेकिन अभी मैं थोड़ा एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखना चाहता हूँ। आपको लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसा हो सकता है जो रोजगार बढ़ाने की तरफ मदद करे? चलिए, अब टैक्स नहीं बढ़ा सकते तो नौकरी दिलवा दीजिए। रोजगार बढ़ाने की बातें जो है वो बहुत जरूरी है और बहुत यूजफुल है। और इसमें एक चीज जिसका हमने स्टडी किया है कि स्टेट लेवल में हम पिछले साल कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंशन हो रहा है, कैपिटल बजट बढ़ रहा है, कैपेक्स में सरकार पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप राज्य के स्तर पे अगर आप देखें तो जितना पैसा स्टेट्स को दिया गया है उसका इवन हाफ अभी तक खर्च नहीं हुआ है कैपिटल बजट में। और ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि हम अगर कह रहे हैं, जैसे अदिति जी कह रही थी, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मूल मंत्र है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, हर तरह के इन्वेस्टमेंट्स को पुल इन करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए। हम जब एनिमल स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेजमेंट मिले, तो कैपिटल बजट का जो रुपया है वो अगर खर्च ना हो तो एक बहुत बड़ा वरी है। और ये मैं सोचता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा स्टॉक टेकिंग का अवसर है कि राज्य सरकार क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं पाए हैं। और ये बहुत ही बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए क्योंकि राज्य को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसी चीज में पैसा देना, वेलफेयर स्कीम, फ्रीबीज वगैरह, ये सब चीजें बहुत आता है। लेकिन बहुत सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चूंकि उनके पास बजट नहीं जाता था, उस पर कैसे एक्सपेंडिचर किया जाए, इस पर उनका अगेन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी काफी हद तक खराब हो चुका है। और खराब हुआ है खासकर कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में जहां पे एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी है। सदर्न इंडियन स्टेट्स में एक्सपेंडिचर का लेवल काफी हाई और उसका फर्क, उसका असर भी आप देखते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, और जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पंजाब में, इन सारे स्टेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही नहीं हुआ है। यानी कि आप पैसा दिए हैं लेकिन तब भी वो खर्च नहीं कर पाए। एंड अभी आप इसका एक डेटा इकरा से भी निकलता है, बाकी रेटिंग एजेंसी से भी निकलता है, स्टेट्स के बोरोइंग लेवल्स। स्टेट्स को जैसे ही जीएसटी का पैसा आ गया है, एडिशनल मनी आया है, रेवेन्यू आया है सेंटर से, ज्यादातर स्टेट्स ने अपने कमिटेड बोरोइंग से कम बोरोइंग किए हैं। ये एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ वरी है कि स्टेट्स सिर्फ वही खर्च करना पसंद ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि जानते हैं जिन पर उनको ज्यादा जिसे कहते हैं अकाउंटिंग नहीं करना पड़ता है, लेकिन जिन चीजों पर बारीकी से देखना पड़ता है कि कितना आपने सीमेंट खरीदा, कितना स्टील खरीदे, किस तरह का टेंडर्स भरे, किस तरह के अपने प्रोजेक्ट्स के मूल्यांकन किए, इन चीजों पे स्टेट्स ने नहीं किया है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन चीजों पर जरूरत है, क्योंकि इन चीजों पर निर्भर है, क्योंकि अगर इन चीजों पर एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा तो हम टैक्स के बेनिफिट से जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों का हम स्टेट्स तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा राज्यों का, देश को। और ये एक इट्स अ मैसिव इशू। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बना के, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देकर इसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी स्टेट बोले कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी एम्प्लॉय बना देंगे, कोई बोले हम 5 लाख लोगों को वगैरह वगैरह, वो जस्ट एक जिसे कहते हैं पेंटिंग फॉर आईज है। वो कोई ठोस कदम उससे नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट कैन ओनली कम अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर सच में किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दर्शकों की समझ के लिए, कि ये वो पैसा आप खर्च करते हैं जिससे आप कोई स्कूल बनाए, फैक्ट्री लगाएं, अस्पताल बनाएं, दुकान मकान, जो
आगे बढ़ता है, रोजगार क्रिएट करता है, आप एक एसेट क्रिएट करते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब मुझे ओपीएस पे पैसा खर्चा करना है, जो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे उससे हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, तो मैं कैपेक्स में क्यों मेरा दिलचस्पी होगी? शुभम सर, ये तो आजकल नया फैशन है, हम सब लोग ओपीएस की तरफ बढ़ चुके हैं। शरद कोहली जी, ओपीएस ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ना, कैपेक्स में क्या रखा है? नहीं, वो क्योंकि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिखाई देता है नीरज। अगर आपको वोट चाहिए तो ओपीएस आपको वोट दिला देता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करते हैं, हालांकि उसका 1 रुपए खर्च किए हुए का 8 टाइम मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, अगर इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों पर जाएं, पर उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। जब तक उसका इफेक्ट देखेगा आपका गवर्नमेंट का टर्म खत्म हो जाएगा, पता नहीं फायदा मिले ना मिले। सड़क बनाई तो इसीलिए तो मैं चिंता नहीं करना कोहली सर, इसीलिए तो मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे क्या पता 5 साल बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो मुझे कैपेक्स करके क्या फायदा? मुझे तो ओपीएस से फायदा है। ये एक समस्या है जो मैं एक तंज के तौर पे आप लोगों के सामने रख रहा था कि ये बहुत ही बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कि अभी मैंने एक शो भी किया जिसमें चर्चा हुई कि हिमाचल प्रदेश की जो रेवेन्यू आ रही है टैक्स रिसीट से, उसका 80% पेंशन में खर्च हो रहा है, उसके बावजूद मुझे पुरानी पेंशन लागू करनी है। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, रोजगार वाली बात को कोई ऐड करना चाहता है? कोहली जी, आपके दिमाग में कोई आइडिया है जो जिससे रोजगार बढ़ सके ओपीएस से? मुझे लगता है 4 इंजन्स होते हैं नीरज, इकोनॉमी को फायर करने के। पहला सरकारी खर्च, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हम सब जानते हैं, तीसरा कंजम्पशन, चौथा एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के फ्रंट पे आपको चैलेंज है। बाकी के जो 3 इंजन हैं, मुझे लगता है उन तीनों को फायर होना चाहिए। तो सरकार के पीछे पीछे जो प्राइवेट निवेश आना चाहिए नीरज, उस स्पीड से नहीं आ रहा है जिस स्पीड से आनी चाहिए। आज भी हमारी अनयूज कैपेसिटीज हैं, इंडस्ट्री कम लग रही है पूरा। वो तभी आपको याद होगा वित्त मंत्री महोदया ने कमेंट दी थी, अनलीश द एनिमल स्पिरिट। उन्होंने बोला कि हम खर्च कर रहे हैं तो भाई आप क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? तो क्या चीज है जो इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करने से रोक रही है? दूसरा इंजन, तीसरा इंजन कंजम्पशन का, जिसके बारे में आप अभी तक चर्चा कर ही रहे थे, टैक्स के माध्यम से कि लोगों के जेब में पैसा हो। तो और एक्सपोर्ट पे हमारा ज्यादा कंट्रोल है नहीं। अगर अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति रिसेशन में चली जाती है तो एक्सपोर्ट पे लाजमी बात है असर होगा। तो 4 में से आप प्लेन में भी 2 इंजन इसलिए लगाए जाते हैं नीरज कि अगर एक ना चले तो दूसरा इंजन पे प्लेन कम से कम सेफ लैंडिंग कर सके। तो मुझे लग रहा है वो 3 इंजन पे ये बजट फोकस रहना चाहिए। तीनों के तीनों इंजन फायर करेंगे तभी रोजगार जनरेट होगा, वरना रोजगार एक चैलेंज इस देश के लिए। 8% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो बना रहेगा। उसको आपको बहुत दिक्कत होगी। तीनों इंजन पे फायर करना मैंडेटरी है मेरे हिसाब से इस समय नीरज। सुनील सर, कोई अनोखा आइडिया आपके दिमाग में है जो आम आदमी को राहत दिला सके किसी भी फ्रंट पे? आप ये भी कह सकते हैं कि 80C की लिमिट 5 लाख कर दो दोस्त, 1.5 लाख में क्या है, वो तो पीएफ से ही भर जाता है पूरा, बाकी सब उसमें क्यों डाल रखा है? ये भी एक आइडिया हो सकता है। नहीं, वो भी अच्छी आइडिया है, मगर मैं कहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट और राहत दिलवाना दोनों एक, जो शुभम जी ने कहा था कि हाउसिंग लोन के लिए अगर आप टैक्स बेनिफिट को बढ़ा दें, क्योंकि बहुत से लोग, ऐसे हाउसिंग में बूम चल रहा है, बहुत से लोग खरीद रहे हैं, मगर ये रियल एस्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी बेस्ट सेक्टर है। और लोगों की कैपिटल में वो पैसा जो आप राहत के थ्रू दे रहे हैं वो रीडेप्लॉय हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स, तो मल्टीपल इफेक्ट भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर वो हाउसिंग के लिए जो बेनिफिट है 80C को से हटाकर उसको अलग एक 80CCE करके एक सेक्टर लगाइए, हाउसिंग के लिए अलग आप देंगे राहत, तो वो एक मल्टीप्लायर देगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करेगी, कैपिटल मल्टीप्लायर देगी, और लोगों को भी और एक घर खरीदने के लिए एक इच्छा पूरा करेगी। तो मेरे ख्याल में वो मेरे लिए एक सेक्टर हो सकता है। अलग 80C से हटा दो और हाउसिंग के लिए अलग एक टैक्स ब्रेक दे दो। बिल्कुल, ये भी देना जरूरी है। और 2 मुद्दे जो हम लोगों ने इस पूरी चर्चा में डिस्कस किए कि आम आदमी को राहत कैसे हो सकती है, या तो उसको थोड़ा टैक्स कम कर दो, वो कंजम्पशन बढ़ाए, या फिर आप मुझे नौकरी दो और आप मेरा टैक्स काट लो। ये दोनों बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, फोकस करना पड़ेगा। मैं अभी भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, इस इकोनॉमिक्स पे, कि अगर आप मेरे हाथ में डिस्क्रिशनरी इनकम देंगे तो कंजम्पशन में कन्वर्ट होगी, उससे जॉब क्रिएट होंगे और उससे फिर आपका चक्कर चलेगा। आप उल्टे तरफ से आगे चक्कर चलाना चाहते हैं जो कि 8 साल से नहीं चल पा रहा। मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि केवल सैलरी क्लार्क को ही निचोड़ने से टैक्स बॉयंसी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इंतजार करते हैं बजट के दिन का कि हमें क्या अच्छी खबर सुनाई देती है।